चलिए अब खबरों पर विस्तार में बात करते हैं और आपको एक बहुत रोचक तस्वीर दिखाते हैं, जो रोचक होने के साथ साथ सही नहीं। तस्वीर उन्नाव से मिली है। वहां पर गंगा घाट थाने के कोतवाल हरिप्रसाद अहिरवार ने ऑन ड्यूटी जो किया वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए आप, ड्यूटी के दौरान वो डीएम देवेंद्र कुमार पांडे के पैर छूते नजर आए। ये देखिए आप, ऑन ड्यूटी उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के पैर छुए। इन कोतवाल साहब का नाम है हरिप्रसाद अहिरवार। ये वहां सुरक्षा के इंतजाम देख रहे थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जागरूकता रैली निकली हुई थी। फुल ड्रेस में थे, वर्दी पहने थे, पुलिस की कैप लगाए हुए थे। जिलाधिकारी पहुंचे और कोतवाल साहब चाटुकारिता करने को इतने आतुर हो गए कि वो पैर पड़ गए। जैसे ही जिलाधिकारी नजदीक आए, उन्होंने पुलिस नियमावली को ताक पर रख दिया, वर्दी की गरिमा भूल गए, नतमस्तक हो गए, चरण वंदना करने लगे। अब सवाल यहां पर यह भी है कि जिलाधिकारी ने उनको ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। हमारे उन्नाव संवाददाता अनुज गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अनुज, ये कब हुआ और आपने क्या इस बाबत सवाल पूछा कोतवाल से या जिलाधिकारी से? देखिए, पूरे मामले में राजेंद्र कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस की गाइडलाइन में भी ऐसा नहीं है कि आप वर्दी पहने हो, टोपी लगाए हो, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद अधिकारी के सामने आप चरण वंदना करें, उसकी जबकि नियम है, नियमानुसार आप सलाम कर सकते हैं, जय हिंद बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी खुलेआम इस तरह से पैर छूना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। हम लोगों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी राजेश, जिलाधिकारी से आपने पूछा कि उन्होंने मना क्यों किया, मना क्यों नहीं किया? जी, इस बारे में जब उनसे जानकारी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं बोला और इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे हैं। जी, ये बहुत अफसोसनाक है और एक किस्म से पुलिस की वर्दी का अपमान भी है। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका। तो अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जिलाधिकारी से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और भी अधिकारियों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की। यह है हाल, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उन्नाव की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। हम बैलेट पेपर के युग में वापस नहीं जाएंगे। ईवीएम से चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ये बड़ी खबर। ईवीएम हैकिंग पर लगातार सवाल उठ रहे थे। शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम विपक्षी दलों ने मांग की थी कि नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ईवीएम से ही चुनाव होंगे। However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling staff on the ground. और अब बात करते हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर जो बहुत चर्चाओं में रहे हैं, जो बहुत सुर्खियां बटोरते रहे हैं, रघुराम राजन साहब की। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की तारीफ की है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, नोटबंदी से नुकसान हुआ लेकिन मोदी सरकार का जीएसटी लागू करने का फैसला सही था। स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेसमैन और एक्टिविस्ट का जमावड़ा लगा। इसमें शामिल होने भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी पहुंचे। रघुराम राजन ने मोदी सरकार की ओर से उठाए नोटबंदी के कदम को गलत और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को सही ठहराया। राजन ने कृषि और बेरोजगारी जैसे बड़े मसले पर कहा कि कृषि संकट को हल करना और रोजगार पैदा करने की जरूरत है। साथ ही बैंकों में बढ़ते एनपीए पर चिंता जताई और कहा कि इस पर लगाम लगाना और पूंजीकरण करने की जरूरत है। एनपीए को लेकर केंद्र सरकार के लाए बैंक करप्सी कोड को राजन ने महत्वपूर्ण कदम बताया।
राजन ने शिक्षा और श्रम कानून पर भी चिंता जताई और कहा कि इनमें सुधार के लिए मानव संसाधन मंत्रालय में बेहतरीन मंत्री होना चाहिए। राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल बताया। उनकी नजर में अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत चीन को पछाड़ देगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले लगातार बढ़ रही है, वहीं चीन की धीमी रफ्तार से आखिर में भारत आगे निकल जाएगा। राजन ने भारत पाकिस्तान समेत दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार बढ़ाने की वकालत की। रघुराम राजन से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2019 में 7.5 और 2020 में 7.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं चीन की रफ्तार 2019 और 2020 में 6.2% रहने का अंदेशा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उनके इस बयान पर राजनीति हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने लखनऊ में जो रिवरफ्रंट घोटाला हुआ उस सिलसिले में 4 राज्यों में रेड की है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में तमाम ठिकानों पर उन्होंने रेड की है। इंजीनियर्स के, ठेकेदारों के और कंपनी के गठजोड़ को लेकर छापा मारा गया है। लखनऊ के गोमती नगर और राजापुरम इलाके में ईडी की टीम ने सिंचाई विभाग के पूर्व अधिकारियों और गैमन इंडिया कंपनी के अधिकारियों के 8 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आपको ये भी बताएं कि अखिलेश सरकार के दौरान रिवरफ्रंट घोटाला हुआ था और नियमों की अनदेखी करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर अवैध खनन मामले में आपको याद होगा कि IAS बी चंद्रकला के घर पर रेड की गई थी और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए थे। आज उनको पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी ओर से आज उनके वकील पेश हुए, बाहर निकले। उन्होंने बताया कि कुछ दस्तावेज मांगे गए थे ईडी के द्वारा और वो उनको दे दिए गए हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ये कैसे दस्तावेज थे तो उन्होंने इस बाबत कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और खबर ये भी है कि IAS बी चंद्रकला खुद हाजिर नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो हमने सबमिट कर दिया है एंड शी विल बी अपीयरिंग इन ड्यू कोर्स। आज उनको आने की कोई संभावना है? नहीं, आज कोई संभावना। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे थे? क्या कोई क्लैरिफिकेशन? ने अपनी तफ्तीश के लिए जो कागज मांगे थे वो हमने सबमिट कर दिया। अच्छा, केवल आप चंद्रकला को कर रहे हैं? जी, मैं सिर्फ चंद्रकला जी को। कब तक आ सकती हैं यहाँ पे? कब तक उनको बुलाया? वो जो ईडी की डायरेक्शन होगी। क्या कोई नई डेट दी है? नहीं, मैं ये चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने बच्ची रिमझिम से मुलाकात की है, जिसके पिता बिजली विभाग में तैनात थे और करंट लगने से जिनकी मौत हो गई थी। उसी बच्ची से उन्होंने मुलाकात की, 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की ताकि उसकी पढ़ाई बेरोक टोक चल सके और कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। बिजली विभाग ने रिमझिम को 5 लाख की मदद की घोषणा की है। इंश्योरेंस से भी रिमझिम को 5 लाख की मदद दी जाएगी। स्कूल में और क्या पढ़ाते हैं? गिनती आता है? क्यों? अरे तो जब सीखेगी तभी तो आएगा, हैं? तो गिनती नहीं जानती है? हैं? गिनती सुना दो। 1 2 3 4 आता नहीं। और क्या आता है? कौन पढ़ाता है स्कूल में? अच्छा, ये सभी लोग आते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, स्कूल में कपड़ा मिला कि नहीं मिला? कैसा कपड़ा है? क्या क्या कपड़े में क्या मिला है? और बैग मिला कि नहीं मिला? कितने मामा कितने हैं इसके? एक मामा है। 2 हैं। क्या करते हैं दोनों? छोटे वाले मामा दुकान लगाते हैं। हाँ। और बड़े वाले मामा कंपनी करते हैं। अच्छा, चलिए प्रियंका गांधी की बात करते हैं, प्रियंका पावर की बात करते हैं। वैसे वो
15 सालों से अमेठी और रायबरेली में अपने भाई राहुल के लिए और मां सोनिया गांधी के लिए काम करती रही हैं, लेकिन सक्रिय नहीं हुई औपचारिक रूप से राजनीति में। अब वो सक्रिय हो गई हैं और इसको लेकर अमेठी में कांग्रेस ही बहुत उत्साहित है। देखिए, की शख्सियत पद से बहुत ऊपर है, उनका साया अब जब वो पद में आ गई, सक्रिय राजनीति में आ गई, तो आप ये जान लिए कि आने वाला चुनाव है, राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे और हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और सबको न्याय मिलेगा। सब हम सच्चे वादे करते हैं। उनके आने के बाद हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक हम लोग को एक अच्छा से अच्छा मौका मिल जाएगा। सर बिल्कुल, मैडम के आने से नई पीढ़ी को जो है, जो नई महिलाएं, उन्हें सुरक्षा है, शिक्षा की व्यवस्था है, कहीं न कहीं हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिल रही है। सर हर जिले, हर मोहल्ले में, हर गांव में उनके आने से बहुत लाभ मिलेगी सबको। हर चीज के लिए हम किसी से कह नहीं सकती कोई बात। और है तो लड़कियां जैसे हम औरतें वैसे वो, उनके आने से हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत लाभ मिलेगी। प्रियंका गांधी भी एक महिला है और हम भी एक महिला हैं, और प्रियंका गांधी के आने से राजनीति में हम लोगों को बहुत फायदा है, क्योंकि वो एक महिला है, वो जो भी करेंगी अच्छा करेंगी हम महिलाओं के लिए। बहुत बढ़िया माहौल होगा, कांग्रेस क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा। जनता भी चाहती है नया चेहरा बढ़िया, और उनको पसंद भी करते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूरे में प्रदेश में बहुत हाहाकार मचेगा। जनता तो बहुत इच्छुक है, इंतजार करिए प्रियंका जी आए, वोटिंग बहुत अच्छी करेंगे लोग। और अमेठी में तो झाड़ुआ। प्रियंका गांधी के आने से हमें अच्छा लाभ है, बहुत अच्छा लगेगा। नल बात है, जब आदमी अपने पार्टी के घर के दो आदमी जब संगठन में हो जाते हैं तो बाहुबल बढ़ता है, मनोबल के गिरने के बजाय बाहुबल बढ़ता है, पार्टी डबल दुगनी मजबूत। उनके बारे में राय अच्छी है। इससे पहले भी कहा जा रहा था कि मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा होकर, तो प्रियंका गांधी दे सकती हैं। तो प्रियंका गांधी को लाना बेहतर होगा राहुल गांधी की जगह। तो राहुल गांधी के मुकाबले काफ़ी स्टेबल हैं, एजुकेटेड हैं, और उनके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अलग हैं, और वो उनके स्टेबल जो जिस तरीके की उनकी बातें हैं उससे लगता है कि वो दूसरी पार्टी को टक्कर दें। तो ये तो प्रियंका की बात रही। अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। वो सलोन में जब जनसभा करने पहुंचे, उसके पहले वो गए शिव मंदिर और बहुत विधिवत पूजा अर्चना की उन्होंने भगवान शिव की। शिव भक्त राहुल गांधी, देखिए कैसे एक्सक्लूसिव, बल्कि सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर राहुल ने पूजा अर्चना की। वहां पर जनसभा का उनका कार्यक्रम है सलोन में, और उसके पहले भगवान शिव का उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें राहुल गांधी की। आप देखिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आतुर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता सलोन में, और माथे पर लगा टीका बता रहा है कि वो पूजा करने के बाद तैयार हैं लोगों को संबोधित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं। काशी में सम्मेलन समाप्त होने के बाद ये लोग प्रयागराज पहुंचे, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री बिल्कुल जब प्रयागराज पहुंचे तो वो हनुमान मंदिर गए पत्नी के साथ। उनका वहां पर भव्य स्वागत किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ और उनकी पत्नी को आप देख रहे हैं। अक्षयवट और सरस्वती कूप के भी इन लोगों ने दर्शन किए। संगम में खड़े होकर भी पूजा अर्चना की, संकल्प और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। Let me first of all thank the government of India and Prime Minister Modi ji for having invited me as the chief guest of the Mauritius Jiva, and for the excellent arrangements that have been made to welcome me, my wife, my delegation. And I must say that coming after Varanasi to Prayagraj, it's a unique spiritual experience for me and my wife and my delegation. And I wish that through my visit again this time, the very